हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीकेट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जीव विज्ञान के दूसरे चैप्टर जैव विकास के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल बिहार जीकेट्रिक्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसके नोट्स को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले है जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति अनुमानतः 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई तथा कालांतर में इस पर जीवन की उत्पत्ति हुई। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के संदर्भ में कई वैज्ञानिकों द्वारा विभिन्न सिद्धांत परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जिसमें रासायनिक उद्विकास के फलस्वरूप जीवन की उत्पत्ति सबसे आधुनिक है। इससे संबंधित विस्तृत और सर्वमान्य परिकल्पना रूसी जीव रसायन शास्त्री AI ऑपेरिन ने भौतिकवाद या पदार्थवाद के नाम से प्रस्तुत की थी, जो उनकी पुस्तक जीवन की उत्पत्ति अर्थात ओरिजिन ऑफ लाइफ में छपी थी। इसके प्रमुख तथ्य निम्नलिखित हैं। पहला तथ्य, जीवन अर्थात प्रारंभिक जीवों की उत्पत्ति आज से लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व आदि सागर के जल में न्यूक्लियो प्रोटीन्स के अर्थात वायरस जैसे कणों के रूप में हुई, जो परपोषी एवं अवायुवीय थे। वहीं दूसरा है 3.8 अरब वर्ष पूर्व कलायुक्त प्रोकैरियोटिक कोशिका रूपी आदि जीव बने, जिनमें पहले परपोषण तथा बाद में स्वपोषण का प्रारंभ हुआ। तीसरा, स्वपोषी आदि जीव वर्तमान के नीले हरे शैवालों जैसे थे। चौथा है लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व यूकैरियोटिक कोशिकाओं की उत्पत्ति हुई, जिनसे वर्तमान जीव जगत के सारे जीव अर्थात जीवाणु के अलावा बने। आगे है जैव विकास की मौलिक परिकल्पना एवं सिद्धांत। जैव विकास की मौलिक परिकल्पना है परिवर्तन के साथ अवतरण, अर्थात निम्न कोटि के सरल जीवों से क्रमिक परिवर्तनों द्वारा अधिक विकसित एवं जटिल जीवों की उत्पत्ति ही जैव विकास कहलाता है। लैमार्क, चार्ल्स डार्विन, ह्यूगो डी ब्रिज आदि वैज्ञानिकों ने ठोस प्रमाण के आधार पर जैव विकास की विस्तृत व्याख्याएं प्रस्तुत कर अपने सिद्धांत दिए। सबसे पहले है लैमार्क। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट दी लैमार्क ने प्रस्तुत किए, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलॉसफी जूलॉजिक में छपा था। इसे लैमार्क का सिद्धांत या लैमार्कवाद कहते हैं। यह निम्नलिखित मूल धारणाओं पर आधारित है। पहली धारणा थी बड़े होने की प्रवृत्ति। दूसरी धारणा वातावरण का सीधा प्रभाव। तीसरी धारणा अंगों के उपयोग या अनुपयोग का प्रभाव। चौथी धारणा उपार्जित लक्षणों की वंशागति। लैमार्कवाद को उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत भी कहते हैं। अंगों के उपयोग एवं अनुपयोग की धारणा के अनुसार अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं। उदाहरणार्थ, जिराफ की गर्दन का लंबा होना तथा सांपों में टांगों का अभाव। ऊंचे वृक्षों की पत्तियां खाने के लिए अगली टांगों व गर्दन का अधिक उपयोग होने से इन अंगों की अधिक लंबाई हुई। किनकी? तो जिराफ की। वहीं घास की उपलब्धता से अगली टांगों व गर्दन के कम उपयोग के कारण इन अंगों की कमाई। अब आगे है डार्विनवाद। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे, जिनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद कहते हैं। इसकी विस्तृत व्याख्या इनकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, जो कि 1859 में छपी थी,
यह सिद्धांत निम्नलिखित तथ्यों पर आधारित है। पहला, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति अर्थात ओवर प्रोडक्शन की क्षमता। दूसरा, जीवन संघर्ष अर्थात स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। तीसरा है विभिन्नताएं और इसकी वंशागति। चौथा है योग्यतम की अतिजीविता या प्राकृतिक चयन। आगे है उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन थ्योरी। जैव विकास का उत्परिवर्तन सिद्धांत हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। उन्होंने अपना प्रयोग सांदी प्रिमरोज अर्थात आइनोथेरा लैमार्कियाना नामक पौधे पर किया था। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति एक ही बार में स्पष्ट एवं अस्थायी अर्थात वंशागत आकस्मिक उत्परिवर्तनों के फलस्वरूप होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाते हैं। जाति के विभिन्न सदस्यों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अब है इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिली हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक करी था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबी पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। इसके बावजूद यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। अगला है युगलीना। युगलीना को पादप एवं जंतुओं के बीच का संयोजक करी माना जाता है। फिर है नियोपाइलिना। यह एनेलिडा और मोलास्का के बीच की संयोजक करी है। नेक्स्ट है प्रोटोथीरिया। यह निम्न कोटि के स्तनियों का उपवर्ग है। इसके अंतर्गत एकिडना, बत्तख चोची, प्लेटिपस आदि जीव आते हैं। ये सरीसृपों और स्तनियों के बीच के संयोजक कड़ी हैं। आगे है डायनोसोरस। यह विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकल्प में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरेसिक कल्प तथा क्रिटेशियस कल्प में बांटा गया है। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। आगे है क्रो-मैग्नोन। यह मनुष्य को आधुनिक मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फोसिलिस मानते हैं। क्रो-मैग्नोन का शरीर गठा हुआ और लगभग 180 सेंटीमीटर अर्थात 6 फीट लंबा तथा कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। आगे है डेनिसोवन। एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़े के विश्लेषण से इसके पूर्वी एशिया तक विस्तार होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लायोस्टोसीन काल अर्थात लगभग 1.6 लाख अरब वर्ष पूर्व का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। अब आइए चलते हैं इसके प्रश्न कोश को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ है लगभग। तो इसका उत्तर है 2 अरब वर्ष पूर्व। वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर कोशिकीय रूप से जीव का उद्गम लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व हुआ।
प्रारंभ में जीव साधारण तथा एक कोशिकीय थे, फिर बाद में बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ जो कि यूकेरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। ज्ञातव्य है कि जीवाणु तथा नीले हरे शैवाल साधारण किस्म के प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन सा है? तो इसका उत्तर है नीलहरित शैवाल। पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव नीलहरित शैवाल है। ये ऐसे प्रथम जीव हैं जिन्होंने सूर्य के प्रकाश एवं जल के प्रयोग से भोजन का निर्णय करना प्रारंभ किया। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुई ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में फैलने लगी, जो अन्य जीवों के विकास में सहायक हुई। अगला प्रश्न है, डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णनवाद निम्न में से किस पर आधारित है? तो इसका उत्तर है उपरोक्त सभी, अर्थात ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंस, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासवाद थे। इन्होंने डार्विनवाद प्रस्तुत किया। डार्विनवाद को प्राकृतिक वर्णनवाद भी कहते हैं। डार्विनवाद की विस्तृत व्याख्या इसकी पुस्तक प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति 1859 में पुस्तक में छपी थी। डार्विन का प्राकृतिक वर्णनवाद ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इन तीनों पर आधारित है। अगला प्रश्न है, पुस्तक दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका उत्तर है डार्विन ने। दी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज पुस्तक डार्विन द्वारा लिखी गई है। चार्ल्स डार्विन इंग्लैंड के जैव विकासविद थे। इनके द्वारा प्रस्तुत विकासवाद को डार्विनवाद या प्राकृतिक वर्णनवाद भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो इसका उत्तर है डार्विन ने। चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्राकृतिक क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करना है। विकासवाद कहलाने वाला यही सिद्धांत आधुनिक जीव विज्ञान का नींव बना था। आगे है, जैव विकास को सर्वप्रथम किसने समझाया? तो इसका उत्तर है लैमार्क ने। जैव विकास परिकल्पना पर पहला तर्कसंगत सिद्धांत फ्रांसीसी जीव वैज्ञानिक जीन बैप्टिस्ट डी लैमार्क ने प्रस्तुत किया था, जो 1809 ईस्वी में उनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिक में छपा था। इसे लैमार्क का सिद्धांत या उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कहते हैं। अगला प्रश्न है, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो इसका उत्तर ह्यूगो डी ब्रिज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत को हॉलैंड के पादप शास्त्री ह्यूगो डी ब्रिज ने दिया। इसके अनुसार नई जाति की उत्पत्ति अचानक एक ही बार में होने वाली स्पष्ट तथा अस्थायी अर्थात वंशागत बड़ी विभिन्नताओं अर्थात उत्परिवर्तनों के कारण होती है। जाति का पहला सदस्य जिसमें उत्परिवर्तन लक्षण दिखाई देता है उत्परिवर्ती कहलाता है। इन्होंने अपना प्रयोग शांत प्रिमरोज पर किया था। अब अगला प्रश्न है, इसमें आपको मिलान करना है, तो आप लोग इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें और मिलान करें। हम लोग डायरेक्ट चलते हैं इसके विश्लेषण पर। तो सबसे पहले है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। वहीं विकास का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वीडन और ट्रीटम ने दिया था। वहीं ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनोड ने दिया था। अगला प्रश्न है, विकास का मुख्य कारक है? तो इसका उत्तर है प्राकृतिक वरण। जैव विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है, क्योंकि यही विभेद एवं अन्य हासिल किए हुए जीनों को अगली पीढ़ी में दिशा प्रदान करता है। प्राकृतिक वरण या चयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण जीवों की आबादियों में जीन रूपों तथा एलीली जीनों दोनों की ही आवृत्तियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते
रहते हैं। अगला प्रश्न है, जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है। तो इसका उत्तर है ए, अर्थात अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। फ्रांसीसी जैव वैज्ञानिक लैमार्क के अनुसार परिवर्तन शरीर के उपयोग तथा अनुपयोग के कारण होता है। बदलते वातावरण में जीवधारी नई आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अपने कुछ अंगों का अधिक प्रयोग करते हैं, जबकि कुछ अंगों का कम, जिसके कारण अधिक प्रयोग किए जाने वाले अंग सुदृढ़ एवं सुविकसित हो जाते हैं तथा वे अंग जिनका प्रयोग कम होता है वे निष्क्रिय तथा धीरे धीरे करके लुप्त हो जाते हैं, जिसका उदाहरण हमारे शरीर के अवशेषी अंग है। लैमार्क ने अंगों के अनुपयोग के उदाहरण के रूप में सर्पों में टांगों के अभाव को बताया है। अगला प्रश्न है, भारत की विशाल वन बिल्लियों में किसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गई हैं? तो इसका उत्तर है चीता। प्रश्नगत विकल्पों में चीता ही वह अकेला पशु है जो भारत में विलुप्त घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज है? तो इसका उत्तर है क्रो मैग्नॉन मनुष्य। क्रो मैग्नॉन मनुष्य को आधुनिक वैज्ञानिक वर्तमान मानव होमोसेपियंस का अंतिम सीधा पूर्वज माना तथा आधुनिक मानव की एक उपजाति होमोसेपियंस फॉसिल्स मानते हैं। क्रो मैग्नॉन का शरीर गठा हुआ और लगभग 166 सेंटीमीटर अर्थात 6 फुट लंबा था तथा इसकी कपाल गुहा 1600 क्यूबिक सेंटीमीटर थी। अगला प्रश्न है, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात एक आदि मानव जाति अर्थात स्पीसीज के रूप में। डेनिसोवन एक आदि मानव प्रजाति थी जो यूरेशिया के जंगलों में लगभग 1.5 से 2 लाख वर्ष पूर्व निवास करती थी। पहली बार वर्ष 2010 में साइबेरिया की गुफाओं में प्राप्त अस्थि अवशेषों से इसकी पहचान हुई थी तथा फिर चीन के तिब्बत की एक गुफा से प्राप्त एक जीवाश्म जबड़ों के विश्लेषण से इसके पूर्वी एशिया तक विस्तार होने की पुष्टि की घोषणा 1 मई 2019 को प्रतिष्ठित विज्ञान मैगजीन नेचर में प्रकाशित एक शोध पत्र में की गई है। तिब्बत में प्राप्त डेनिसोवन का यह जबड़ा उत्तर मध्य प्लाइस्टोसीन काल का है। डेनिसोवन के अवशेषों के डीएनए विश्लेषण के आधार पर इन्हें होमोसेपियंस और निएंडरथल से पृथक तीसरे प्रकार की समकालिक मानव प्रजाति माना जा रहा है। आगे है, आर्कियोप्टेरिक्स है क्या? तो इसका उत्तर है ए, अर्थात जुरैसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी। आर्कियोप्टेरिक्स जुरैसिक युग का एक सर्वपुरातन पक्षी था जिसके जीवाश्म लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी जुरैसिक चट्टानों से मिले हैं। यह सरीसृपों तथा पक्षियों के बीच का संयोजक जंतु था जिसमें सरीसृपों की भांति लंबे पूंछ, चोंच में दांत तथा अग्रपादों की अंगुलियों पर पंजे थे। फिर भी यह पक्षी था क्योंकि इसके अग्रपाद उड़ने के लिए पंखों में रूपांतरित हो चुके थे। यह जंतु जैव विकास को सिद्ध करता है। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? तो इसका उत्तर है बी, अर्थात सरीसृप व पक्षी। अगला प्रश्न है, मैमथ पूर्वज है? तो इसका उत्तर है हाथी का। मैमथ प्रजाति वर्तमान समय में विलुप्त है। यह हाथी का पूर्वज माना जाता है। अगला प्रश्न है, डायनासोर थे? तो इसका उत्तर है मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर विशालकाय सरीसृप थे जो कि मध्यजीवी या मेसोजोइक महाकाय में थे। मध्यजीवी महाकल्प को 3 कल्पों ट्रायसिक कल्प, जुरैसिक कल्प तथा क्रीटेशियस कल्प में बांटा गया है। क्रीटेशियस में डायनासोर पुष्पीय पादपों
स्तनियों का विकास होता रहा, किंतु अंतिम चरण में उत्तरी महाद्वीपों के जुड़ने, गोंडवाना महाद्वीप के पृथक होने तथा पृथ्वी पर उल्कापिंडों के गिरने से डायनासोरस सहित लगभग 76% जातियों की व्यापक विलुप्त हुई। अगला प्रश्न है, डायनासोर रहे थे, तो इसका उत्तर है सी, मेसोजोइक युग में। अगला प्रश्न है, जीवों के विकास अर्थात इवोल्यूशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसका उत्तर है सबसे पहले सैलामेंड्रल, दूसरा अजगर और फिर तीसरा कंगारू। दिए गए विकल्पों में सैलामेंडर का विकास काल सबसे पहले लगभग 360 मिलियन वर्ष पूर्व तथा कंगारू का सबसे बाद में लगभग 145 मिलियन वर्ष पूर्व का है। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।